नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अराय एंड चेन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अराय के बारे में, जिसे हिंदी में पंक्ति भी कहते हैं। विषय जगत के समकक्ष वर्गों यानी कोऑर्डिनेट क्लास के क्रम को पंक्ति कहते हैं। जो विषय जगत है उसके जो समकक्ष वर्ग है उसके क्रम को पंक्ति कहते हैं, यानी अराय कहते हैं। इन समकक्ष वर्गों के समूह को एक विशेषता के आधार पर प्राप्त किया जाता है। ये परस्पर संबंध होते हुए भी एक दूसरे के अधीन नहीं होते हैं। मतलब ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं पर ये उसके अधीन नहीं होते हैं। ये अब हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। कॉलन क्लासिफिकेशन में क्यू यानी रिलीजन का विभाजन। Q1 है वैदिक रिलीजन, Q2 है हिंदुइज्म, Q3 है जैनिज्म, Q4 है बुद्धिज़्म, Q5 है जुडिज़्म और Q6 है क्रिश्चियनिटी और Q7 है इस्लाम। ये एक दूसरे के सबऑर्डिनेट क्लास नहीं है, ये कोऑर्डिनेट क्लास हैं, यानी समकक्ष वर्ग हैं एक दूसरे के। ये जैसे इसमें जो हमारा एग्जांपल है Q, इसमें Q1 Q2 Q3 Q4 ये सारे कोऑर्डिनेट क्लास हैं, यानी समकक्ष वर्ग हैं। जो हमारी कॉलन क्लासिफिकेशन है इसमें यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का विभाजन डिसिप्लिन के आधार पर मेन क्लास में बांटा गया है, और जो मेन क्लास है उनको आगे पक्षों में बांटा गया है, यानी फेसेट्स में बांटा गया है। जो कॉलन क्लासिफिकेशन का 4th एडिशन था उसमें पहली बार 5 फेसेट्स में बांटा गया था, और जो ये पक्ष हैं इनको आगे जाकर आइसोलेट्स में बांटा गया है, यानी एकलों में बांटा गया है। और ये जो एकल हैं आइसोलेट्स, ये विषय की सबसे छोटी इकाई होती है, और जो आइसोलेट्स हैं इनको अराय और चेन में बांटा गया है। तो सबसे पहले यूनिवर्स ऑफ नॉलेज को मेन क्लास में बांटा गया, फिर मेन क्लास को आगे पक्षों में बांटा गया, फिर पक्षों को आगे आइसोलेट्स में बांटा गया, और आइसोलेट्स को आगे जाकर अराय और चेन में बांटा गया है। जो अराय होते हैं इनका जो पहला अंक होता है वो समान होता है, क्योंकि ये समकक्ष वर्ग होते हैं, और अराय का ओरिजिन भी समान होता है। अराय में सभी वर्ग समकक्ष, समान स्तर व समान महत्व के होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हॉस्पिटलिटी इन अराय, जिसे हिंदी में पंक्ति में ग्राह्यता भी कहते हैं। हॉस्पिटलिटी इन अराय का तात्पर्य है कि मौजूदा विषयों एवं एकल विचारों की अराय को नए विषय एवं एकल विचार जब भी जिस रूप में भी तथा जिस स्थान पर भी स्थान की मांग करे उन्हें उसका सही स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। जो वर्तमान में विषय एवं एकल विचार हैं उनके अराय को नए विषय एवं एकल विचार जब भी जिस रूप में भी तथा जिस स्थान पर भी स्थान की मांग करे उन्हें उसका सही स्थान प्रदान करना ही हॉस्पिटलिटी इन अराय है। एस.आर. रंगनाथन ने हॉस्पिटलिटी इन अराय के लिए 2 उपसूत्र प्रतिपादित किए हैं। इसमें पहला उपसूत्र है कैनन ऑफ एक्सट्रापोल्यूशन इन अराय, जिसे बहिर्वेशन भी कहते हैं। इस उपसूत्र के अनुसार वर्गांक अथवा एकल अंकों की पंक्ति के शुरू तथा अंत में जितने भी नए समकक्ष जोड़े जाएं उनको स्थान प्राप्त होना चाहिए। अर्थात वर्गांक एवं एकल अंकों की पंक्ति के शुरू तथा अंत में जितने भी नए समकक्ष जोड़े जाएं उनको स्थान प्राप्त होना चाहिए। इसमें निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है गैप डिवाइस, जिसे हिंदी में रिक्त स्थान विधि भी कहते हैं। इस विधि में वर्गाचार्य पद्धति का निर्माण करते समय भविष्य में उत्पन्न होने वाले नए विषयों को ग्राह्यता प्रदान करने हेतु पंक्ति के आरंभ तथा अंत में कुछ अंक रिक्त छोड़ देता है। तो गैप डिवाइस क्या है? जब वर्गाचार्य किसी पद्धति का निर्माण करते हैं तो उसमें भविष्य में उत्पन्न होने वाले नए विषयों को ग्राह्यता प्रदान करने के लिए कुछ पंक्ति के आरंभ तथा अंत में कुछ अंक रिक्त छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट विधि है मिक्स्ड नोटेशन। वर्गीकरण पद्धतियों की अंकन प्रणाली में विभिन्न प्रकार के अंकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे अराय के आरंभ तथा अंत में असीमित ग्राह्यता संभव हो सके। हमें वर्गीकरण प्रणालियों में मिश्रित अंकन का प्रयोग करना चाहिए ताकि अराय के शुरू में तथा अंत में असीमित ग्राह्यता प्रदान की जा सके। हमारी नेक्स्ट विधि है सेक्टोराइजिंग डिजिट, जिसे एम्प्टी डिजिट भी कहते हैं। इस विधि में अंकन प्रणाली में प्रयुक्त कुछ अंकों को अर्थरिक्त अंक यानी एम्प्टी डिजिट के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिसके आधार पर पंक्ति यानी अराय के आरंभ व अंत में नए समकक्ष वर्गों के लिए असीमित स्थान उत्पन्न किए जा सकें। इस विधि के अनुसार अंकन प्रणाली में कुछ अंकों को एम्प्टी डिजिट के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है, जिससे अराय के आरंभ में और अंत में नए समकक्ष वर्गों को असीमित ग्राह्यता प्रदान की जा सके। जो कॉलम क्लासिफिकेशन है, इसमें एम्प्टी डिजिट के रूप में 0, 9, Z और स्मॉल z का प्रयोग किया जाता है। DDC व UDC में सेक्टोराइजिंग डिजिट के लिए 0 से 9 का प्रयोग किया गया है। इसके एग्जाम्पल हैं, पहला है 490 जिसमें अदर लैंग्वेजेस को रखा गया है। दूसरा एग्जाम्पल है 890 जिसमें लिटरेचर ऑफ अदर लैंग्वेजेस को रखा गया है। तीसरा एग्जाम्पल है 149, इसमें अदर फिलोसफी सिस्टम को रखा गया है, फिलोसफिकल सिस्टम को रखा गया है। ये 3 विधियाँ होगी कैनन ऑफ एक्सट्रापोलेशन इन अराय की। अब हम नेक्स्ट कैनन देखते हैं जो कि है कैनन ऑफ इंट्रापोलेशन इन अराय। इंट्रापोलेशन को हिंदी में अंतवेशन भी कहते हैं। इस उपसूत्र के अनुसार वर्गों और एकल अंकों की पंक्ति में किसी भी स्थान पर नए समकक्ष अंकों का अंतर्वेशन संभव होना चाहिए। इसके अनुसार वर्गों और एकल अंकों की पंक्ति में किसी भी स्थान पर नए समकक्ष अंकों को अंतर्वेशन यानी इंटरपोलेशन संभव होना चाहिए। यह नए विषयों को पंक्ति के विद्यमान वर्गों के बीच में स्थान प्रदान करता है। तो जो कैनन ऑफ इंटरपोलेशन इन अराय है, ये नए विषयों को पंक्ति के विद्यमान वर्गों के बीच में स्थान प्रदान करता है। इसमें विभिन्न विधियों का प्रयोग किया गया है। इसमें पहली विधि है गैप डिवाइस, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरी विधि है मिक्स्ड नोटेशन, इसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तीसरी विधि है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ डिजिट्स, जिसे नए हिंदी में नए प्रतीकों का प्रयोग भी कहते हैं। इसमें नए प्रकार के अंकों अथवा प्रतीकों में निश्चित क्रम सूचक गुण उत्पन्न करके भी पद्धति की अंकन प्रणाली में सम्मिलित किया जा सकता है, जो पंक्ति में नए वर्गों के अंतर्वेशन में सहायक हो सकते हैं। इसके अनुसार नए प्रकार के अंक और प्रतीकों में निश्चित क्रम सूचक गुण उत्पन्न करके भी पद्धति की अंकन प्रणाली में सम्मिलित किया जा सकता है, जो पंक्ति के नए वर्गों के अंतर्वेशन में सहायक हो सकते हैं। हमारी नेक्स्ट विधि है एम्प्टाइंग डिजिट, जिसे हिंदी में अर्थ रिक्तकारी अंक भी कहते हैं। एम्प्टाइंग डिजिट एक ऐसा डिजिट है जो अन्य सामान्य डिजिट्स की भांति अपने सामान्य क्रम सूचक मूल्य यानी ऑर्डिनल वैल्यू तथा सिमेंटिक वैल्यू यानी अर्थगर्भिता मूल्य से युक्त तो होता ही है, साथ में वह अपने से पहले आने वाले अंक को अर्थहीन कर देता है। अर्थात इसके अनुसार एम्प्टाइंग डिजिट ऐसा डिजिट तो है जो अन्य सामान्य डिजिट्स की भांति सामान्य क्रम सूचक मूल्य और सिमेंटिक वैल्यू से युक्त तो होता है, साथ में वह अपने से पहले आने वाले अंकों को अर्थहीन बना देता है।
कोलन क्लासिफिकेशन में एम्पटाइन डिजिट के लिए एक्स, टी और वी का प्रयोग किया गया है। एग्जाम्पल, के किसकी मेन क्लास है? जूलॉजी की। और के एक्स किसकी मेन क्लास है? एनिमल हस्बेंड्री की। वहीं 44 किसका नोटेशन है? इंडिया का। और 44 टी किसका नोटेशन है? नेपाल का। और 44 वी किसका है? सिलोन का। तो अब हम हमारी पांचवी विधि देखेंगे जो कि है एम्पटी एम्पटाइंग डिजिट। ये विधि एम्पटी डिजिट और एम्पटाइंग डिजिट दोनों का मिश्रित रूप है। इसमें मुख्य वर्ग एवं स्थान एकलों की पंक्ति में असीमित इंट्रापोलेशन की व्यवस्था हेतु रंगनाथन ने UWY डिजिट का प्रयोग किया है। एम्पटी एम्पटाइंग डिजिट का प्रयोग कोलन क्लासिफिकेशन के 7th एडिशन में किया गया है। इसके एग्जाम्पल हैं, L मेडिसिन के लिए है, LT मेडिकल टेक्नोलॉजी के लिए है, और वहीं LU5 पब्लिक हेल्थ के लिए है, और LY1 किसके लिए है? नर्सरिंग के लिए है। तो हमने अराई के बारे में पूरी जानकारी पढ़ ली है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं चेन के बारे में, यानी श्रृंखला के बारे में। ये सबऑर्डिनेट क्लास हैं, यानी अधीनस्थ वर्ग होते हैं। जो चेन है ये सबऑर्डिनेट क्लास यानी अधीनस्थ वर्ग होते हैं। एक श्रृंखला को क्रमिक अधीनता में व्यवस्थित वर्गों या संस्थाओं के एक पदानुक्रमिक अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो श्रृंखला है उसे क्रमिक अधीनता में व्यवस्थित वर्गों या संस्थाओं के एक पदानुक्रमिक अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें प्रत्येक नीचे वाले वर्ग अपने से ऊपर वाले वर्गों के अधीन होते हैं। जो मतलब ऊपर वाले जो वर्ग होते हैं उनके नीचे वाले वर्ग उनके अधीन होते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। U4 ये किसके लिए है? एंथ्रोपोजियोग्राफी के लिए। और U41 ये किसके लिए है? रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और नेक्स्ट है U42 ये किसके लिए है? माइग्रेशन के लिए। नेक्स्ट U425 ये किसके लिए है? इमिग्रेशन के लिए। और U426 किसके लिए है? इमिग्रेशन के लिए। जो U4 है एंथ्रोपोजियोग्राफी के लिए है। इसके अधीन कौन है? U41 रेस डिस्ट्रीब्यूशन। और U41 के अधीन कौन है? U42 ये माइग्रेशन के लिए है। और इसके अधीन कौन है? U425 ये किसके लिए? इमिग्रेशन के लिए। और U425 के अधीन कौन है? U426 ये किसके लिए? इमिग्रेशन के लिए। तो ये सारे एक दूसरे के अधीन हैं। अब हम आगे देखते हैं हॉस्पिटलिटी इन चेन के बारे में। हॉस्पिटलिटी इन चेन का अर्थ है अधीनस्थ वर्गों के अंत में या उनके बीच किसी नवागत विषय को उचित क्रम में स्थान देना। मतलब जो अधीनस्थ वर्ग होते हैं उनके अंत में या उनके बीच में कहीं नव आगत यानी कोई जो नए विषय हैं उनको उचित क्रम में स्थान प्रदान करना। और चेन में यह कार्य एक्स्ट्रापोलेशन यानी बहिर्वेशन और इंट्रापोलेशन यानी अंतर्वेशन के माध्यम से होता है। जो अधीनस्थ वर्ग है उनको अंत में या उनके बीच में नए विषय को उचित क्रम में स्थान प्रदान करना किसके द्वारा किया जाता है? चेन के अंदर एक्स्ट्रापोलेशन या फिर इंट्रापोलेशन के माध्यम से। तो हम सबसे पहले देखेंगे कैनन ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन इन चेन। इस उपसूत्र के अनुसार अंकन प्रणाली में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि श्रृंखला जिस अंक पर भी समाप्त हो उसको किसी भी सीमा तक आवश्यकतानुसार आगे विस्तृत किया जा सकता हो। इसके अनुसार अंकन प्रणाली में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि श्रृंखला जिस अंक पर भी समाप्त हो उसको आगे किसी भी सीमा तक आगे विस्तृत किया जा सके यानी आगे बढ़ाया जा सके।
चेन में एक्स्ट्रापोलेशन के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि है गेप डिवाइस, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं गेप डिवाइस को, और दूसरी विधि है डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइस, जिसे हिंदी में दशमलव भिन्न विधि भी कहते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन विधि में प्रत्येक वर्गांक को शुद्ध रूप से दशमलव माना जाता है, यानी प्रत्येक क्लास को शुद्ध रूप से डेसिमल माना जाता है। इसलिए वर्गांक की श्रृंखला की प्रत्येक अंतिम कड़ी में एक नई विशेषता के आधार पर एक नया वर्ग अथवा एकल प्राप्त किया जा सकता है। इस डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइस में प्रत्येक क्लास नंबर को शुद्ध रूप से डेसिमल माना जाता है और इसी वजह से वर्गांक की श्रृंखला की प्रत्येक अंतिम कड़ी में एक नई विशेषता के आधार पर एक नया वर्ग अथवा एकल प्राप्त किया जा सकता है। और इस विधि में चेन में प्रत्येक नई कड़ी प्राप्त करने के लिए हर बार एक नया अंक जोड़ा जाता है। मतलब जो डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइस है, इसमें इस विधि में चेन में प्रत्येक नई कड़ी प्राप्त करने के लिए हर बार एक नया अंक जोड़ा जाता है। हमारा दूसरा उपसूत्र है इसमें कैनन ऑफ इंट्रापोलेशन इन चेन। इस उपसूत्र के अनुसार वर्गांकों यानी क्लास नंबर एवं एकल अंकों की श्रृंखला में सतत क्रम में आने वाले दो कड़ियों के बीच किसी भी संख्या में कड़ियों में इंट्रापोलेशन करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी अंतर्वेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। इस उपसूत्र के अनुसार क्लास नंबर और आइसोलेट अंकों की श्रृंखला में सतत क्रम में आने वाली दो कड़ियों के बीच किसी भी संख्या में कड़ियों में इंटरपोलेशन यानी अंतर्वेशन करने की क्षमता होनी चाहिए। इसमें इंटरपोलेशन इन चेन के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया गया है। पहली विधि है गेप डिवाइस, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं, और दूसरी विधि है डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइस, इसे भी हम पहले पढ़ चुके हैं, तो आगे हम इसको नहीं पढ़ेंगे। तो आज हमारी यहाँ पर चेन भी पूरा हो गया है, यानी श्रृंखला भी हमने पूरा पढ़ लिया है इसके बारे में भी। आज का हमारा टॉपिक था अराई और चेन। हॉस्पिटलिटी इन अराई के अंदर हमने कैनन ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन इन अराई पढ़ा। इसके अंदर हमने 3 विधियां पढ़ी। पहला है गेप डिवाइस, दूसरा है मिक्स्ड नोटेशन और तीसरा है सेक्टराइजिंग डिजिट और एम्प्टी डिजिट। इसके बाद हमने पढ़ा कैनन ऑफ इंट्रापोलेशन इन अराई। इसके अंदर भी हमने 5 विधियां पढ़ी। पहली विधि थी गेप डिवाइस, दूसरी विधि मिक्स्ड नोटेशन, तीसरी विधि थी इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीसीज ऑफ डिजिट्स, चौथी विधि एम्पटाइंग डिजिट, और हमारी 5वीं विधि थी एम्पटाइंग डिजिट। इसके बाद हमने चेन यानी श्रृंखला के बारे में पढ़ा। श्रृंखला में हमने हॉस्पिटलिटी इन चेन के बारे में पढ़ा। इसके अंदर हमने 2 उपसूत्रों के बारे में पढ़ा। पहला था कैनन ऑफ एक्स्ट्रापोलेशन इन चेन। इसके अंदर हमने 2 विधियों के बारे में पढ़ा। पहला गेप डिवाइस और दूसरा है डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइस। इसके बाद हमने कैनन ऑफ इंट्रापोलेशन इन चेन के बारे में पढ़ा। इसमें भी हमने 2 विधियों के बारे में पढ़ा, पहला गेप डिवाइस और दूसरा डेसिमल फ्रैक्शन डिवाइस। तो आज का हमारा ये टॉपिक अराई और चेन यहीं कंप्लीट होता है। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो भी लाइब्रेरियन बनने का सपना देख रहे हो, और जो भी मेरे दोस्त बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे वीडियो बिल्कुल मुफ्त मिलेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।